जब भी हम बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की तो हमें कुछ चेहरे बड़े ही स्पष्ट रूप से दिखते हैं। उन चेहरों में हमें हमारे महानायकों जैसे गांधी, सुभाष, अंबेडकर और नेहरू जैसे चेहरे तो बहुत ही प्रखर रूप से दिखाई देते हैं। गांधी, जिन्होंने न सिर्फ इस देश का मार्गदर्शन किया बल्कि उनकी विचारधाराएं, उनकी सत्य और अहिंसा के विचार से आज भी पूरा देश प्रभावित है। वहीं अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की, उनकी विचारधाराओं का ही केंद्र आज हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का आधार है। वहीं अंबेडकर, जिन्होंने इस देश को आयन, इस देश को संविधान दिया, जो आज इस महान लोकतंत्र का क्या है, आधार बना हुआ है। जबकि उसी जगह वहीं पे नेहरू जैसे व्यक्ति, जिन्होंने इस देश में आधुनिकता का क्या किया, केंद्र रखा, उनकी नींव रखी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किडोज आईएएस में बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अभ्यास सत्र में आपका स्वागत है। आप जैसा कि आप सभी को पता है कि जो है अभी आपकी बीपीएससी 69th की जो है मेंस की जो है वो परीक्षा जो है वो होने वाली है। ठीक है, उसका जो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो प्रीलिम्स की प्रारंभिक परीक्षा की वो आ चुकी है। ठीक है, तो आप सभी जो है अब क्या करेंगे, प्रश्नों का जो है अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। जो भी टॉपिक्स आपके जो इम्पोर्टेंट है उसे वो कर दीजिए, शुरू करें। ओके, आपके इसी सीरीज में हमारी जो है वो 69 बीपीएससी की जो है वो टेस्ट सीरीज चल रही है, और इस टेस्ट सीरीज की आज जो है हम क्या करेंगे, व्याख्या सीरीज में आपका जो है हम यहाँ पे उपस्थित हैं। ओके, सो आपके टेस्ट सीरीज में टेस्ट नंबर 1 में एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ दिया गया कि जहाँ पे आपको दिया गया था कि कुछ वैचारिक समानताओं को छोड़ के गांधी जी के विचार उनके समकालीन युवा राष्ट्रवादी जैसे सुभाष, अंबेडकर और नेहरू से जो है वो मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, इस बात की पुष्टि करनी है। तो प्रश्न हमारे पास यही था। ठीक है, 38 नंबर में ये आपको प्रश्न पूछा गया था, यानी कि आपको इसको जो है वो मोर देन जो है वो 300-400-500 वर्ड्स के आसपास में आपको इसमें जो है उत्तर को लिखने थे। ओके, तो ये जो प्रश्न है आपका, इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली इसमें हमें गांधी जी के विचार और उनके समकालीन युवा जितने भी थे जैसे सुभाष, अंबेडकर और नेहरू, उनके विचारों को क्या करना है, दोनों के बीच में जो है हमें एक देखना है कि किन उनके विचार में क्या समानताएं थी और क्या क्या असमानताएं थी। ठीक है, तो इस पूरे प्रश्न का जो है वो केंद्र यहीं पे है, विचारों का है। हमें क्या करना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है, तुलनात्मक यहाँ पे हमें इस चीजों को मेंशन करना है। ओके, सो देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो विचार होता है वो कई सारे फैक्टर पे निर्भर करता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का विचार इस बात पे निर्भर करता है कि उसका जो है वो जन्म किस तरह के परिवार में हुआ, किस तरह की लालन पालन पोषण हुई उनकी। इसके साथ साथ उसकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही है, उसका जीवन के अलग अलग आयाम, किसी भी व्यक्ति की विचार उसके जीवन के अलग अलग आयामों से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो हमें भी जब हम बात करेंगे गांधी जी के बारे में, या हम बात करते हैं सुभाष के बारे में, अंबेडकर के बारे में, नेहरू के बारे में, तो हमें उनके जीवन से क्या होना पड़ेगा, परिचित होना पड़ेगा। उनके जीवन के बारे में देखना होगा कि उनके जीवन में वो उनकी जो है वो किस तरह से जो है उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, तभी हम समझ पाएंगे उनके विचारों को। ठीक है, और इन्हीं विचारों को समझ के फिर हम क्या करेंगे, सबको जो है हम एक दूसरे के बीच में जो है हम देखेंगे कि किस तरह से जो है उनके बीच में तालमेल है। ओके, सो देखिए, किसी भी विचारधारा को जब हम देखते हैं कि आज के जो इस सत्र में जो हमारा मुद्दा है कि उनके वैचारिक संबंध क्या क्या थे। ठीक है, तो देखिए, जब भी बात होती है ना गांधी और सुभाष की, ठीक है, तो आप सभी को पता है कि इन दोनों के बीच जो विचार वैचारिक मतभेद जो हमें देखने को मिलते हैं वो थे किस चीज को लेके, वो था सत्ता हस्तांतरण को लेके। जब भारत आजादी के दौर में, ये कहानी कब की है, आजादी के दौर की, ये दोनों हमें राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में दिखते हैं। तो जब आजादी की बात होती है तो गांधी और सुभाष दोनों के बीच में इस चीज को लेकर मतभेद था कि हमें सत्ता हस्तांतरण कैसे चाहिए। गांधी हमेशा से अहिंसा का जो है वो क्या करते थे, वो प्रतिनिधि करते थे। गांधी का ये मानना था कि हमें क्या करनी है, अहिंसा के माध्यम से जो है वो क्या करना है, सत्ता को, मतलब कि अंग्रेजों से हमें मुक्ति चाहिए, अंग्रेजों से हमें उनको इस तरीके से करना है। जबकि उसके उलट जो है सुभाष चंद्र बोस जो है वो वहां पे हमें किस तरह से दिखते हैं, वो दिखते हैं हिंसक प्रतिरोध के रूप में, वो दिखते हैं सैन्य संगठन के रूप में। वो इस बात को नहीं करते, वो इस बात में कभी विश्वास नहीं करते हैं कि हम अहिंसा के माध्यम से जो है क्या करेंगे, ब्रिटिश को, अंग्रेजों को भारत से भगा पाएंगे। तो बात जब भी सत्ता के हस्तांतरण की होगी, मतलब आजादी की बात होगी, आजादी दिलाने के तरीकों की बात होगी, तो वहां पे हमें दिखेगा कि गांधी और सुभाष दोनों के बीच में क्या हो जाता है, मतभेद दिखता है। ठीक है, तो आजादी की पद्धति की अगर हम बात करें कि किस प्रकार से आजादी दिलाना चाहिए, हम कहें कि राष्ट्र सत्ता हस्तांतरण की विधि की हम बात करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा कि गांधी और सुभाष के बीच में हमें क्या होगा, मतभेद दिखेंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं गांधी जी और अंबेडकर को, ठीक है, तो गांधी और अंबेडकर के बीच में जो वैचारिक केंद्र बिंदु में जो सबसे बड़ा अहम चीज था वो था समाज। ठीक है,
अंबेडकर जो कि एक स्पेसिफिक दलित वर्गों का जो है वो क्या करते थे, वो उसका प्रतिनिधि करते थे। अंबेडकर उन वर्गों के लिए उनके उत्थान के बारे में बहुत ही ज्यादा मतलब उस पर प्रखर थे और बहुत ही उग्र थे। वो चाहते थे कि उनके जो है वो क्या हो, उसके प्रति जो है उस समाज के प्रति जो है वो बदलाव लाने के पूरे प्रयास करते थे। और इन बीच में गांधी और अंबेडकर के बीच में आपको क्या होगी, टकराहट देखने को मिलेगी। ठीक है, यहीं पर आपको जो है दिखेगा कि गांधी जी के विचार और अंबेडकर के विचार, जो सामाजिक क्रांति की बात है, सामाजिक बदलाव की बात होगी, वहां पे क्या होगा, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे, दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम कहेंगे यहाँ पे कि सामाजिक परिवर्तन की बात होगी, हम इस पर अभी बात करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। जब भी हम सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे, ठीक है, कि हमें समाज में किस तरीके से परिवर्तन लाना है, ठीक है, विशेषकर हिंदू समाज में किस तरह के परिवर्तन की बात करते थे अम्बेडकर, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में क्या होगा, आपको जो है दोनों के बीच में आपको कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा। ठीक है, तो जब सामाजिक परिवर्तन की बात होगी तो गांधी और अंबेडकर दोनों के बीच में क्या होगा, आपसी मतभेद आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद गांधी और नेहरू जी की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो देखो गांधी और नेहरू एक ही खेमे के लोग थे, मतलब कहने का स्पष्ट ये है कि गांधी जी और नेहरू जी के बीच में विचारधाराओं के स्तर पे उनके, क्योंकि वो उनके साथ उनके संरक्षण में ही रहे हैं, उनके अभिभावक के रूप में उन्होंने हमेशा उन्हें देखा है, पर इसके बावजूद भी जब बात होगी कि राष्ट्र निर्माण की, कि किस तरह से हमें राष्ट्र का निर्माण करना है, ठीक है, तो गांधी जो है वो हमेशा आपको जो है वो दिखेंगे कि वो आदर्शवादी विचारधाराओं से ज्यादा प्रभावित रहे हैं। ठीक है, जबकि नेहरू जो थे वो क्या थे, वो आज मतलब उनसे युवा थे तो स्वाभाविक तौर पे वो ज्यादा यथार्थवादी थे और वो आधुनिकता को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देते थे, जबकि गांधी आधुनिकता के बिल्कुल विरोधी थे। तो आपको जब राष्ट्र निर्माण की बात होगी, जहां हम राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, और वहां पे राष्ट्र निर्माण में भी जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे गांधी और नेहरू के बीच में क्या होगा, स्पष्ट रूप से आपको दिखेगा कि दोनों के विचारधाराओं में क्या है, कहीं ना कहीं असमानताएं आपको दिखेंगी। देखिए, गांधी इन सभी से, चाहे सुभाष हो, अंबेडकर हो या नेहरू हो, ठीक है, ये इन सभी से बड़े थे यहाँ पे। ठीक है, उनका जो जन्म हुआ था वो 1869 के आसपास हुआ था। सुभाष जी इसमें सबसे यंग थे, और अंबेडकर और जो नेहरू थे वो दोनों एक दूसरे के क्या है, लगभग लगभग एक समय के थे। वो 1879 89 और ये 1891 के इनका जो है वो जो है जन्म का इनका वर्ष था। तो आप अगर इन देखोगे और इनकी अगर आप शैक्षणिक मतलब देखोगे, अगर इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखोगे, तो इसमें आपको ये तीन तो आपको दिखेंगे वकील, और ये जो आपको जो है वो आईसीएस, आपको पता है कि ये आईसीएस ऑफिसर थे। ठीक है, तो शैक्षणिक स्तर पे सबका, और सबके अपने अपने बैकग्राउंड रहे हैं। गांधी जी जिस पृष्ठभूमि से आए, अंबेडकर जिस पृष्ठभूमि से आए, सुभाष जिस पृष्ठभूमि से आए, और नेहरू जिस पृष्ठभूमि से आए, सभी के पृष्ठभूमियों में बिल्कुल अंतर था। ठीक है ना, सभी के अपने अपने अनुभव थे जीवन के, सभी की अपनी अपनी जो है आंदोलन की प्रक्रियाएं भी रही हैं। तो हमें आज के इस सत्र में यही बात करना है कि किस तरीके से गांधी, सुभाष, अंबेडकर और नेहरू ये जो है वैचारिक रूप से क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित थे। क्या इनके बीच में केवल असमानताएं थी या समानताएं भी थी? तो हम उन सारी समानताओं पे भी बात करेंगे, असमानताओं पे भी बात करेंगे। मतलब हमें एक पूरी तरीके से होलिस्टिक बात करनी है कि गांधी का विचार इन राष्ट्रीय युवाओं जो आपको जो है दिखते हैं, इनसे किस तरीके से जो है इनका जो है तालमेल था। ओके, ना अगर आप देखेंगे गांधी और सुभाष के बारे में, ठीक है, तो गांधी जी और सुभाष के बारे में अगर आप देखोगे तो गांधी जी का जन्म जो है आपको 2 अक्टूबर 1869 में 1869 में आपको इनका दिखेगा। वहीं जो है आपको सुभाष जो है वो 1897 में आपको जो है दिखेंगे। तो निश्चित तौर पे जो है सुभाष बहुत ही युवा थे उनके गांधी जी के सामने। दूसरी चीज कि गांधी जी जो है, आपको पता है कि गांधी जी नागरिक आंदोलन के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 से लेकर लगभग 1914 तक जो है उनका वो दक्षिण अफ्रीका में रहा। ठीक, गांधी जी 1915 में जो है वो भारत आए, और जब वो 1915 में भारत आए, 1915 में जब वो भारत आए, 1915 में भारत आने के बाद आपको पता है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, और जब चंपारण सत्याग्रह हुआ तो चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी जो है वो एक प्रमुख नेता के रूप, मतलब उनका जो है वो एक राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया चेहरा और एक बहुत ही प्रभावी चेहरा के रूप में उनका जो है वो दिखने लगा। ठीक है, और उस समय में आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि 1920 के बाद जो है उसको हम गांधी युग के रूप में देखने लगते हैं। ठीक है, ये गांधी का समय आ गया था, गांधी एक प्रखर नेता के रूप में उस समय क्या होते हैं, उभरते हैं। तो गांधी जी की ये पृष्ठभूमि रही है। उसके बाद गांधी जी जो है आपको देखेंगे कि गांधी जी की जो राजनीतिक चिंतन थी वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिखेगा कि वो गोपाल कृष्ण गोखले या वो टैगोर की परंपरा में विश्वास करते थे। गांधी जी की सारी विचारधाराओं का केंद्र बिंदु सीधा सा था कि वो हमेशा अहिंसा के जो है वो क्या है, वो
प्रखर नेता रहे हैं, वो अहिंसा का सबसे बड़े प्रतिनिधि रहे हैं। उनका मानना था कि किसी भी रूप में हिंसा को हम स्वीकार नहीं कर सकते। अगर भारत को हमें आज़ादी दिलानी है तो हमें अहिंसा के ही बल पे क्या करना है, हमें जो है ये आज़ादी हमें चाहिए। ठीक है, उनकी पुस्तक जो स्वराज्य है आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट रूप से उनकी विचारधाराओं के बारे में आपको क्या होगा, पता चलता है हमें। ठीक है, वहीं अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो उन्होंने, उनका आपको पता है कि 1920 में उन्होंने आईसीएस उनका चयन हुआ था। ठीक है, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उससे वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हुए थे, प्रभावित हुए, और 1920 का उन्हें ये एक तरफ से स्पष्ट रूप से लग गया था कि एक आईसीएस अधिकारी के रूप में रह के तो वो देश के लिए कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, वो राष्ट्र आंदोलन में कोई भूमिका शायद ना निभा पाए, और उन्होंने क्या किया था, इस पद से इस्तीफा दे दी थी। और उसके बाद 1921 में, क्योंकि गांधी उस समय में सबसे प्रमुख नेता के रूप में से थे, तो उन्होंने 1921 में उनसे जो है उनकी पहली वहां पे आपको जो है मुलाकात दिखेगी। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस में उनकी एंट्री होती है, और कांग्रेस में एंट्री के बाद आपको दिखेगा कि वहां पे उनकी जो विचारधारा है वो चित्तरंजन दास जैसे जो है राष्ट्रवादियों से जो है बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो वहीं पे आपको दिखेगा कि गांधी सुभाष जो है वो तिलक और अरविंदो की जो है परंपराओं में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। तो उनकी विचारधारा जो है, उनकी जो विचारधारा है वो ज्यादा यथार्थवादी थी। ठीक है, देखिए गांधी और बाकी उनके समतुल्य जो भी राष्ट्रीय युवा वर्ग ने, उनमें आज आज जिनके बारे में हम बात करें, जैसे सुभाष के बारे में, अम्बेडकर के बारे में, सिंपल सी बात है कि गांधी जो है वो उम्र में बड़े हैं, तो उनकी जो विचारधाराएं होंगी वो क्या होगी, वो ज्यादा आदर्शवादी होंगी, जबकि ये सारे लोग जो होंगे वो ज्यादा यथार्थवादी होंगे, ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे चीजों को लेके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज दिखेगा कि कहीं ना कहीं गांधी जो है वो क्या है, वो अहिंसा की चीजों पे ज्यादा केंद्र में रखते हैं, जबकि उनकी विचारधारा जो है वो आपको यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले या टैगोर जैसे उनके विचारधाराओं से प्रभावित रहती है। लेकिन वहीं आपको दिखेगा कि सुभाष जो है वो तिलक और अरविंदो की, ठीक है, तिलक और अरविंदो की परंपराओं से क्या होते हैं, ज्यादा प्रभावित होते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे वैचारिक असमानताओं के बारे में, ठीक है, तो गांधी और सुभाष के बीच में वैचारिक असमानताएं कहाँ पे हुई, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि जो सबसे अहम यहाँ पे क्या है, इनकी पद्धति के बारे में। ठीक है, गांधी जी का मानना था, ठीक है, कि हमें जो है सत्य और अहिंसा के माध्यम से ही जो है अंग्रेजों से क्या होनी चाहिए, हमें आजादी लेनी है। और ये बात बहुत हद तक सही भी थी उस वक्त की तात्कालीन परिस्थितियों को लेकर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें सत्य और अहिंसा। देखिए हर विचारकों का, जितने भी जो राष्ट्रीय आंदोलन, सबके अपनी अपनी भूमिका है। ऐसा नहीं कि सुभाष जी के वहां पे गलत थे, सुभाष जी की भी अपनी तर्क सही थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी का केंद्र में क्या था, सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह। वो उस माध्यम से जो है वो जो है वहां पे क्या करना चाहते थे, जो है वो मतलब ब्रिटिश से आजादी दिलाने की बात करते हैं। जबकि अगर आप सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो वो बिल्कुल इसके उलट एकदम वो हिंसक प्रतिरोध को जो है वो मानते थे। वो चाहते थे कि वो सैन्य दृष्टिकोण से वो सीधा कहते थे कि हमें क्या करना है, हमें सैन्य संगठन बनाने पड़ेंगे, और जो उन्होंने बनाया भी इंडियन नेशनल आर्मी, और फिर हमें क्या करना होगा, ब्रिटिश पे अटैक करेंगे, और फिर हमें क्या करेंगे, इसी प्रकार से हमें आज़ादी मिलेगी। ये ब्रिटिशर्स इतने क्रूल हैं, ये इतनी चीज़ें हैं कि ये हमें स्पष्ट रूप से हमें इस तरीके से तो आज़ादी देने से रहे। ठीक है, वहीं गांधी जी की अपनी विचारधाराओं में बहुत ही गहन विचारधारा थी। वो इस बात को मानते थे कि वो बहुत आराम से चीज़ों को ये करेंगे। ठीक है, देखिए दोनों के अपने महत्व रहे हैं। 1920 के अगर आप दौर देखोगे, ठीक है, अगर आप आज के भी सामान्य दौर पे देखोगे, तो क्या आज के समय में भी अगर किसी बात को लेकर विरोध की जाएगी तो वहां पे लोग आंदोलन में भाग लेंगे, नहीं लेते हैं। ठीक है, क्या महिलाएं आज के आंदोलनों में भाग लेती हैं, बहुत ज्यादा प्रकार नहीं लेंगी। और 1920 में तो बहुत ही मतलब एक अलग ही वो दौर था, तो उस समय में तो ये चीजें और भी बहुत ही ज्यादा असंभव थी। लेकिन गांधी जब अहिंसक प्रतिरोधों की बात करते हैं, जब सत्याग्रह की बात करते हैं, तो हर कोई उसमें जो है भूमिका लेना, क्योंकि उसमें जो है किसी तरह की जो है जान माल की जो है हानि की बात नहीं हो रही थी। तो लोग गांधी जी के प्रभाव से ज्यादा उस समय क्या हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, और यही कारण है कि गांधी जी का वो युग जो है वो वहां पे शुरू भी हो जाता है। ठीक है, उसके अगर आप सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो ये चीजें हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की ये समस्या, उनकी ये अपनी मतलब पक्ष था कि आप लोग जो है कांग्रेस और गांधी जी, ठीक है, उस समय जो कांग्रेस की मांग थी, वो कांग्रेस जो है वो ब्रिटिश से पूर्ण आजादी की बात नहीं करते थे, वो डोमिनियन स्टेट्स की बात करते थे। ठीक है, जिसका जो है सुभाष चंद्र बोस क्या करते थे, पूर्ण रूप से विरोध करते थे कि हमें इस तरह की जो हमें नहीं चाहिए, हमें डोमिनेंट स्टेट नहीं चाहिए, हमें ब्रिटिशर से क्या चाहिए, पूर्ण आजादी चाहिए, पूरी तरीके से पूर्ण स्वतंत्रता की बात वो करते थे। ठीक है, तो गांधी जी का जो है वो माध्यम यह था, जबकि गांधी जी जो है वो कहीं ना कहीं जो थे वो डोमिनेंट स्टेट की मांग से शुरुआती दौर में तो वो जो है रहे हैं। ठीक,
देखिए दोनों के विचारों में अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गांधी जी के तरीकों में एक चीज बहुत ही क्लियर दिखता है हमको कि गांधी जी जो है वो साध्य और साधन की बात करते थे, मीन्स एंड एंड्स। क्या मतलब होता है मीन्स एंड एंड्स का? गांधी जी ये बड़े स्पष्ट तौर पे कहते थे कि हम किसी भी गलत तरीके से सही चीजों की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर आप बबूल का पेड़ रोपोगे तो आपको गुलाब का फूल नहीं मिलेगा, आपसे कांटे ही मिलेंगे। ठीक है, तो गांधी जी का क्लियर था कि हम चाहे किसी भी, हमें सही रास्तों से ही जाके ही हमें सही अंत जो है हमें क्या होगा, मिलेगा। ठीक, अगर आप बात करोगे जब द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौर के समय आप देखोगे कि कांग्रेस हो या गांधी जी हो या बाकी और वो उस समय में जो है वो सरकार को ज्यादा तंग नहीं कर रहे थे। उस समय आपको आंदोलनों का दौर जो है वो बहुत ही कम दिखेगा उस तरीके से। ठीक है, लेकिन वहीं पे आपको जब सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे तो वो इसको जो है वो एक अवसर के रूप में देखते हैं। वो कहते हैं कि यही मौका है जब हमें क्या करना है, हमें इस समय जो है अटैक कर देना चाहिए ब्रिटिशर्स पे। तो ब्रिटिशर्स अभी कमजोर हैं और हमें फिर क्या होगी, ये चीजें जो है हमें क्या होगा, हमें आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है, कई बार इन चीजों को लेके बीच में जो मतभेद आपको देखने को मिलेगा, इवन दो कि आप देखोगे कि सुभाष चंद्र बोस अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से लिखा कि अगर गांधी हिटलर और मुसोलिन की भाषा बोलते तो शायद मैं उनके सामने जो है वो क्या होता, झुकता। ठीक है, पर ये चीजें जो है आपको यहाँ पे इनके बीच में जो है बहुत स्पष्ट रूप से दिखेगी कि जब भी बात होगी इस पद्धति की, जब किस पद्धति की कि हम किस तरीके से ब्रिटिशर से आजादी पाएंगे, तो यहाँ पे गांधी और आपको जो है सुभाष चंद्र बोस दोनों के बीच में क्या होगा, स्पष्ट रूप से मतभेद देखने को मिलेगा। दोनों के बीच में बिल्कुल वैचारिक असमानताएं आपको जो है देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप सरकार के स्वरूप की बात करें, किस तरह के सरकार की आकांक्षाएं थी गांधी जी के रूप में कि भारत में किस तरह की सरकार की, मतलब किस तरह का जो है प्रशासन होगा, तो गांधी जी हमेशा से एक बात करते थे जो वो कहते थे राम राज्य की बात। ठीक है, गांधी जी की आकांक्षाएं थी कि वो जो है भारत में क्या हो, राम राज्य हो, राम राज्य की वो क्या है उनकी संकल्पनाएं थी कि भारत में इस तरह की व्यवस्थाएं हो। जबकि जब अगर आप सुभाष चंद्र की बोस की बात करते हो, जो क्योंकि वो मॉडर्न पढ़े, मतलब नए विचारधाराओं से प्रभावित थे, तो वो लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करते थे, वो लोकतांत्रिक विचारधाराओं में ज्यादा प्रभावित थे। तो उन ऐसे सरकार की मतलब व्यवस्था करना चाहते थे जो लोकतांत्रिक मूल्यों पे क्या होगा वो आधारित होगा, द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ये बात करते थे। वहीं अगर हम अर्थव्यवस्था के स्तर पे देखें तो अर्थव्यवस्था में गांधी जी जो है वो हमेशा विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का जो है वो क्या करते थे, बात करते थे। गांधी जी हमेशा कहते थे कि हमें डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी चाहिए। ठीक है, जिसमें स्टेट का कंट्रोल बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, वो एक सेल्फ मतलब कि ड्राइव जो है इकोनॉमी की बात करते थे, जिसको वो अपने शब्दों में कहते थे स्वराज होना चाहिए। स्वराज मतलब कि लोकल इंस्टीट्यूशन पे, लोकल स्तर पे ही लोग जो है इकोनॉमी को भी ड्राइव करेंगे और अपने प्रशासन को भी क्या करेंगे, वो देखेंगे। ये दोनों चीजें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते थे गांधी जी, स्वराज की बात करते थे गांधी जी। ठीक है, तो ये उनकी जो अर्थव्यवस्था का जो था वो क्या था, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी की बात करते थे। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन द इकोनॉमिक अफेयर्स वाली बात वो करते थे। बल्कि उसके विरुद्ध जब आप देखोगे कि सुभाष जी, क्योंकि वो मॉडर्न तरीके से, मैंने आपको पहले आपको पता है कि वो मॉडर्न तरीके से पढ़े लिखे थे, तो वो क्या करते थे, वो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते थे, वो भारी औद्योगिकीकरण की क्या करते थे, बात करते थे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे कि गांधी जी और सुभाष के बीच में लेके जाति और अस्पृश्यता को लेके, ठीक है, तो गांधी जी का सिंपल सा इस पे स्टैंड रहता था। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं थे। ठीक है, उन्हें यह लगता था कि वर्ण व्यवस्था जो है वो हिंदू धर्म का अंग है, लेकिन वो अस्पृश्यता के विरोधी थे। वो जो छुआछूत की जो भावनाएं जो लोगों के बीच में थी, वो उसका क्या करते थे, विरोध करते थे। वो हमेशा कहते थे कि ये चीजें जो है वो, इसका जो है अंत हो जाना चाहिए। ठीक है, नाउ अगर इसके बाद आप बात करोगे सुभाष चंद्र बोस की, तो कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न जो विचारधाराओं से प्रभावित है। तो सुभाष हमेशा से किस तरह की जाति विहीन समाज की बात करते थे। सुभाष कहते थे कि हमें एक ऐसे सोसाइटी की फॉर्मेशन करनी है जो कास्टलेस हो। ठीक है, हमें एक ऐसे सोसाइटी में रहना है जहाँ पे सब क्या होंगे, इक्वल होंगे, सबके सब इक्वल होंगे, एंड कॉन्स्टिट्यूट बाय द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पर आपको दिखेगा कि जब गांधी जी और सुभाष के बीच में वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक है, तो आप वहां पर देखोगे कि सुभाष चंद्र बोस, आप पाएंगे कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो गांधी जी के जो है वो चरखे की नीति का भी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। जो खादी वाला उनका जो प्रोस्पेक्ट रहता है उसका भी क्या करते हैं, वो आलोचना करते हैं। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें आपको जो है सुभाष और गांधी के बीच में जो है आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए कि देखिए
विचारधाराओं में असमानताएं, ऐसा नहीं है कि विचारधाराओं में असमानताएं से जो है व्यक्तिगत किसी प्रकार का जो है प्रतिशोध या दुश्मनी इस तरह की चीज़ें जो है वो आ जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गांधी और सुभाष दोनों जो है एक दूसरे से जो है एक दूसरे का बहुत सम्मान किया करते थे। सिर्फ वैचारिक मतभेद था दोनों के बीच में, दोनों की तरीके अलग अलग थे, दोनों की पद्धति अलग अलग थी। ठीक है, गांधी जी भी उतना ही सम्मान करते थे सुभाष चंद्र बोस का, और सुभाष तो सम्मान करते ही थे। इवन कि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले गांधी जी को, ठीक है, जो राष्ट्रपिता का संबोधन जो किन्होंने किया था, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। ठीक है, उसके इधर आपको, उसके बाद आपको दिखेगा कि गांधी जी भी जो उन्हें क्या कहते हैं, द पैट्रियट्स ऑफ पैट्रियट्स, मतलब राष्ट्रभक्तों का राष्ट्रभक्त कहते हैं उन्हें। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो वैचारिक समानता है, मतलब आपको जो देखने को अगर मिलेगी, ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे कि दोनों का जो तरीका था, ठीक है ना, दोनों जो है वो राष्ट्रभक्त थे, दोनों मानवतावादी थे, दोनों के अंदर जो है वो इस बात की विचारधारा थी कि वो धर्मनिरपेक्ष और नस्लवाद के खिलाफ वाली दृष्टिकोण का दोनों जो है वो क्या करते थे, समर्थन करते थे। ठीक है, इवन कि आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस की जो हरिपुरा अधिवेशन में जो उनको अध्यक्षता मिली थी, वो भी कहीं ना कहीं क्या था, वो गांधी जी के, मतलब गांधी जी के ही समर्थन से मिला था शुरुआती दौर में। ठीक है, बाद में उन्होंने फिर क्या किया था, उसको जो है वो उन्होंने उसको मतलब कि जो है त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है, उस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र, बाद में उनके मतभेद हुए, जीतने के बाद भी उन्होंने जो है सेकंड टाइम जब उन्होंने जीता था, दूसरी बार जब उनकी जीत हुई थी, तो उन्होंने वहां पे क्या किया था, त्याग पत्र दे दिया था। तो गांधी और सुभाष के बीच में वैचारिक मतभेद आपको जो है देखेंगे, वो आपको उसके पद्धति के रूप में दिखेगी, लेकिन उसके बावजूद भी उनके बीच में वैचारिक समानताएं भी रही हैं। बहुत सारे मुद्दों को लेकर दोनों के विचार जो है वो क्या है, बहुत हद तक आपको जो है वो समान रूप से ही दिखेंगे। उसके बावजूद अगर ये सारी चीजें, लेकिन दोनों का जो भूमिका रही है, ठीक है, वो राष्ट्रीय आंदोलन में अहम है। ये दोनों हमारे लिए क्या है, महानायक है। चलिए, इसके आगे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो जो सबसे अहम, अगर कहा जाता है इतिहास में कि गांधी जी के अगर सबसे बड़े कोई क्रिटिक्स आपको नेशनल राष्ट्रीय आंदोलन में कोई दिखते हैं, तो उनमें से एक थे कौन, अंबेडकर। ठीक है, अब देखिए अंबेडकर और गांधी के विचारधाराओं में, मैंने आपको पहले कहा कि जब भी हम बात करेंगे सामाजिक क्रांति की, जब भी हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन की, जब भी हम बात करेंगे सामाजिक सुधार की, सोशल रिफॉर्म की, तो वहां पे गांधी और अंबेडकर जो है वो दोनों क्या होंगे, आमने सामने आपको दिखेंगे। ठीक है, और कैसे दिखेंगे, अगर आप देखेंगे कि तो गांधी जी, आपको पहले ही पता है कि गांधी जी का जन्म जो 1869 में हुआ था, जबकि अंबेडकर जो है वो 1891 के हुए थे। ठीक है, और दोनों के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं भेदभाव को लेकर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या थे, लगभग लगभग एक ही जैसे थे। इनका जो भेदभाव था वो क्या था, क्लास बेस्ड था। वहीं अंबेडकर जो है वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, वो दोनों के क्या है, दोनों प्रभावित रहे हैं। गांधी जब इंग्लैंड गए थे, आपको पता होगा कि जो, सॉरी, दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो आपको पता होगा कि उन्हें ट्रेन से जो है वो उतार दिया गया था। ठीक है, ठीक है, बाय द वाइट पीपल्स, कि उनको ब्लैक समझ के उनको उतार दिया गया था। ठीक है, तो रंग भेद नीति के जो है वो भी, उससे वो भी प्रभावित रहे हैं। ठीक है, उससे वो भी उत्पीड़ित रहे हैं। और ठीक उसी तरीके से आपको दिखेगा कि अंबेडकर जो है वो भारत में क्या है, वो जातीय व्यवस्था, जातीय अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी जो है वो भावनाहीन भावनाओं के कहीं ना कहीं उनका जो है बचपन से लेकर वो जो है नई चीजें जो रही उनके कार्यशैली में, वो उनके वो प्रभावित रहे हैं। तो गांधी और अंबेडकर दोनों में क्या है, कास्ट एंड क्लासेस के जो डिफरेंसेस हैं, डिस्क्रिमिनेशन हैं, उसमें आपको वो जो है दोनों दिखेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो दोनों के कई सारे मुद्दे पे वैचारिक मतभेद आपको देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ अगर आप देखोगे, ठीक है, तो गांधी जी जो है नागरिक आंदोलन के बाद आपको पता है कि 1915 में वो भारत वापस आ गए। और ठीक उसी तरीके से अंबेडकर जो है वो 1924 के बाद जब वो भारत आए, ठीक है ना, अपनी पढ़ाई पूरी करके जब वो इंग्लैंड से वापस आते हैं, तो उसके बाद वो दलित उत्थान के कार्यों में क्या करते हैं, लग जाते हैं। वो कई सारे आंदोलनों में उस समय उन्होंने मूक नायक जैसे जो है वो समाचार पत्रिका भी उन्होंने जो है लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें इनसे, गांधी जी से इनकी जो पहली मुलाकात हुई थी वो थी 1929 में। ठीक है, और ये दौर कब था, जब गोलमेज सम्मेलन की जो बात हो रही थी, तो उस वक्त में जो है गांधी जी इनके आमने सामने वो होते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि गांधी और सुभाष के बीच में क्या, मतलब गांधी और अंबेडकर के बीच में किस तरह की वैचारिक जो है वो मतभेद आपको यहाँ पर, असमानताएं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जब बात होगी अस्पृश्यता को लेकर, ठीक है, जो सबसे केंद्र बिंदु में था वो था क्या, द कास्ट सिस्टम ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो जब भी बात होगी अस्पृश्यता को लेकर, तो गांधी जी जो थे वो क्या थे, वो अस्पृश्यता निवारण की तो बात करते थे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि गांधी जी की इस बात में ज्यादा आस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं थे। ठीक है, वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। ठीक है, वो सिर्फ जातिवाद या अछूत, मतलब जो छुआछूत की जो भावनाएं थी, उसको क्या करते थे, वो विरोध करते थे। ठीक है, और गांधी जी कहते थे कि कोई व्यक्ति जन्म से जो है अछूत
नहीं होता है। ठीक है, ये विचार उन्होंने बाद में रखी कि कोई व्यक्ति जन्म से शुद्ध नहीं है, और उन्होंने उस सारे जो इस वर्ग के लोगों को क्या कहा, हरिजन कहा। हरिजन यानी कि भगवान का पुत्र, मतलब लोग कहें। ठीक है, लेकिन उसके इधर आपको जब दिखेगा अंबेडकर के बारे में, ठीक है, अंबेडकर सीधा सा बात मानते थे कि हिंदू धर्म का जो चतुर्वर्ण व्यवस्था ही जो है वो क्या है, कहीं ना कहीं जो है आपको इस छुआछूत या इस समस्या का क्या है, केंद्र है। ठीक है, हिंदू धर्म का जो वर्ण व्यवस्था है उसमें उनकी बहुत सारी बुक्स लिखी गई, बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस उन्होंने दिए हैं, और उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसे 4 मंजिला मकान के रूप में है, जिसमें एक व्यक्ति जिस फ्लोर पे पैदा होता है वो उसी में रह के निकल जाता है, उससे बाहर निकलने का या उसे अपने फ्लो चेंज करने की मतलब की कैपेसिटी नहीं होती है। इट मीन्स इन दैट वॉट क्या, कि अगर कोई व्यक्ति किसी जाति में जन्म ले लिया तो उसको उसी जाति का जो है कार्यों को क्या करना है, कंटिन्यू करना है, उसको उसी जाति में रहने के लिए जो मजबूर कर दिया जाता है, वो अपने हिसाब से अपने प्रतिभा या अपनी चीज़ों को लेकर जो है दूसरा व्यवसाय या चीज़ें नहीं चुनी जा सकती हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं उनसे बहुत सारी चीज़ों से जो है दलितों को इसी नाम पे, इसी चीज़ों पे लेके, ठीक है, समाज के बहुत बड़े वर्ग को क्या किया जाता है, जो है दरकिनार कर दिया जाता है, उसको जो है बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, वो हमेशा इस बात को रहे कि ठीक है, जो इसी व्यवस्थाओं के कारण, इसी वर्ण व्यवस्था के कारण जो है वो क्या है, दलित जो है वो पिछड़े हुए हैं। ठीक है, दलितों के पिछड़ेपन का कारण ये हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था ही है, जो अस्पष्टता का क्या करता है, समर्थन करता है, मतलब वो विरोध कर, मतलब के केंद्र में है। और यही सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या होगी, दिखेगी। जब गांधी कहते हैं कि जो इन वर्गों को कि ये हरिजन है, तो अंबेडकर बिल्कुल इसका जो है वो नकार देते हैं, कहते हैं कि आप इसे हरिजन ना कहें, बल्कि वो उन्हें कहते हैं कि ये दलित हैं, दे आर द डिप्रेस्ड क्लास। ठीक है, इस बात का वो समर्थन करते हैं कि वो डिप्रेस्ड क्लास है, वो जिनका शोषण हुआ, यू आर अ डिप्रेस्ड क्लास। ठीक है, तो इस विचारों पर आपको जो है यहाँ पे गांधी और अंबेडकर दोनों को क्या होगा, आपको दिखेगा, दोनों के बीच में क्या होंगे, मतभेद रहेगी। ठीक है, वहीं अगर आप देखोगे, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो वर्ण व्यवस्था में इनकी आस्था रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या किया है, इसमें आपको जो है बड़े स्पष्ट रूप से दिखेगा कि बाद में आके गांधी जी जो है कई सारे अस्पृश्यता विरोधी जो है कार्यक्रम उन्होंने चलाया था। ठीक है, ठीक है, हरिजन सेवक संघ भी उसमें से एक था, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ अगर आप देखोगे जातीय व्यवस्था के बाद, उसके बाद जो है, तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो अंबेडकर थे वो इस बात पे पूरी थे कि वो किसी भी सूरत में, किसी भी तरीकों में वो दलितों के हितों से, ठीक है ना, वो पिछड़ों के हितों से क्या करते थे, कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे। ठीक है, देखो जब बात होती है राजनीतिक क्रांति की, राजनीतिक परिवर्तन की, ठीक है, अंबेडकर का ये सीधा सा मानना था कि अगर हम ब्रिटिश से आज़ादी पा भी लेंगे, ठीक है, अगर ब्रिटिश से आज़ादी मिल भी जाती है, अगर हम भारत आज़ाद भी हो जाएगा, फिर भी हिंदू धर्म, मतलब भारत के समाज में ऐसी संरचनाएं हैं कि समाज के कुछ वर्ग लोग जो होंगे वो हमेशा तो क्या होंगे, वो गुलाम ही रह जाएंगे। ठीक है, तो उसकी गुलामी की बात कौन करेगा, उस सामाजिक परिवर्तन की बात कौन करेगा। देखिए एक बड़ी केंद्र की चीज ये है ना कि भारत की आज़ादी के अगर आप दौर को देखोगे, ठीक है, तो इंडिया में क्या हुआ ना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या हुआ कि कुछ मुट्ठी भर लोग निकले और उन्होंने क्या की, भारत को राजनीतिक रूप से क्या कर दी, परिवर्तन ला दिया। ठीक है, राजनीतिक परिवर्तन कर दिया, यानी कि सत्ता का हस्तांतरण हो गया, हम आज़ाद हो गए। पर आज भी हमारे यहाँ सामाजिक क्रांति या आर्थिक क्रांति या सामाजिक परिवर्तन या आर्थिक परिवर्तन जैसी चीज़ें जो है वो नहीं आई। कोई भी मांग जो है वो समाज से उठ के नहीं आई। समाज आज भी कहीं है ना कहीं है उसी विचारधाराओं से, उसी परंपरागत विचारधाराओं से क्या है, प्रभावित है। हालांकि समय के साथ जो है चीज़ें में क्या हुआ है, सोच में और चीज़ों में क्या हुई है, बदलाव तो जरूर ही हुई है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस चीज़ को लेकर गांधी अंबेडकर जो है वो क्या करते हैं, वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो है वो मांग करते हैं, दलितों के लिए अलग से जो है वो निर्वाचन क्षेत्र की मांग करते हैं, जो उस समय के दौर में जो है जितने भी अल्पसंख्यक समूह हो या वो उनके लिए बहुत कॉमन था, वो सभी मांग करते थे। तो अंबेडकर भी इसमें क्या था, उन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, जिससे कि जिसमें क्या होगा, सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, जिसमें दलित ही खड़े होंगे और दलित ही क्या करेंगे, वोट करेंगे, तो जाके उनके हितों का क्या हो, संरक्षण हो। लेकिन आपको पता है कि इसका जो है वो कहीं ना कहीं जो है रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाता, बहुत ही मतलब कि इस बात को जानते हुए कि इसका रिजल्टेंट अच्छा नहीं हो सकता है, अंबेडकर ने इन बातों को समर्थन किया, क्योंकि उनके केंद्र बिंदु में सिंपल सी बात थी कि उन्हें दलित उत्थान के बारे में बात है। वहीं पर आपको जो है गांधी जी फिर से खड़े होंगे और वो कहेंगे कि दलित जो है वो हिंदू धर्म के अभिन्न अंग हैं, आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं, आप इसे अलग नहीं मान सकते हैं। और फिर वो आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, और उस अनशन में, ठीक है, उस अनशन में क्या होता है, वो जो है वो मतलब एक तरीके से वो मतलब एक तरह से भूख हड़ताल तरह का वो होता है। ठीक है, तो फिर अंबेडकर और गांधी के बीच में जो डायलॉग्स होती हैं, दोनों के बीच में बातचीत होती है, और 1932 का जो है आपका पुनः पैक्ट साइन होता है, जिसमें जो है कुछ विशेष आरक्षण की जो है वो बात की जाती है। ओके, नाउ
ये सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर आपको दिखेगी। अगर आप देखोगे गांधी जी के विचारधाराओं को, मैंने पहले भी कहा, तो गांधी जी जो है वो बहुत ही आदर्शवादी विचारधाराओं की बात करते थे। उनका आदर्श राज ही था, वो राम राज की बात करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि गांधी जी लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन नहीं करते थे, पर उनकी आकांक्षाएं ये थी कि हमें कैसा राज्य चाहिए, हमें राम राज्य चलाना है। ठीक है, वहीं अगर आप अंबेडकर की बात करोगे तो वो कंप्लीटली जो है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज, डेमोक्रेटिक, क्योंकि उन्होंने वो सोशल जस्टिस, ठीक है ना, वो इक्वलिटी, इन सारी चीज़ों की बात करते थे, वो इन्हीं सारी चीज़ों से प्रभावित है, इसलिए वो आपको दिखेगा कि वो डेमोक्रेटिक के सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स में से एक रहे हैं जिसको वो प्रपोज करते हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल जब आप देखोगे संविधान सभा की जो असेंबली की डिबेट्स में, तो अंबेडकर आपको सबसे प्रफर डिबेट करते हुए आपको वहाँ पे सबसे दिखेंगे, बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर के रूप में आपको वहाँ पे दिखेंगे। वही अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो मैंने फिर से वही कहा कि उनकी जो विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की बात करते थे, स्वराज की संकल्पना की बात करते थे, तो इस तरह की चीजें आपको जो है यहाँ पे गांधी जी के विचारधाराओं में आपको दिखेगा। ठीक है, जबकि अंबेडकर बिल्कुल इसके जो है वो क्या है, अलग आपको यहाँ पे क्या होगा, दिखेगा। अंबेडकर की विचारधाराएं बिल्कुल यथार्थवादी थी। ठीक है, और वो स्वतंत्रता और समानता में आस्था रखते थे। वो चाहते थे कि ऐसे समाज का निर्माण हो जो दासता, जातिवाद और उत्पीड़न से क्या हो, विहीन हो। ठीक है, जब भी विचारधाराओं की बात होगी तो गांधी हमेशा से जो है वो किसी भी रूप में जो है आपको युद्ध और हिंसा को स्वीकार नहीं करते थे। वो किसी भी रूप में नहीं चाहते थे कि क्या हो, हिंसा हो, युद्ध हो। जबकि अंबेडकर जो है वो कहीं ना कहीं थे वो बौद्ध विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे, तो उसमें ये स्पष्ट रूप से था कि अगर आत्मरक्षा की बात होगी, आत्मरक्षा की बात होगी तो क्या होगा, हिंसा भी क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो इनके जो है दोनों के विचारधाराओं में जो है आत्मरक्षा में हिंसा को वो क्या करते थे, उचित मानते थे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जो है गांधी और अंबेडकर के बीच में जो है असमानताओं के रूप में दिखेगी। देखिए, आपको जब प्रश्न का आप जब उत्तर लिखेंगे तो आप अलग अलग डायमेंशंस, क्योंकि आपको इसे बड़े शब्दों में लिखना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसे अलग अलग डायमेंशंस में सारी चीज़ों को जो है पॉइंट आउट कर लेना है, इसकी एक माइंड मैप बना लीजिएगा, और फिर उसको क्या करेंगे, हम धीरे धीरे सबको एक आउट करके मेंशन करेंगे। ठीक है, नाउ अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो राष्ट्रवाद को लेके जो अगर आप यहाँ पे विचारधाराओं देखोगे, ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं कि राष्ट्रवाद के बारे में गांधी जी और अंबेडकर के विचारधारा में बड़ा अंतर था। अंबेडकर इस बात को मानते थे कि, अंबेडकर कहते थे कि राष्ट्रवाद दो अर्थों में होता है, एक होता है समाज और एक होता है निवासी भूमि। इट मीन सिंपली कि वो मानते थे कि देश की स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता दोनों में अंतर होता है। अंबेडकर का राष्ट्रवाद इस बात के केंद्र में था कि वो स्पष्ट रूप से कहते थे कि किसी भी देश में एक तो समाज होता है, दूसरा एक निवास भूमि होती है, यानी कि देश की स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता दोनों अलग अलग होती हैं। अगर आप पॉलिटिकली आप फ्री भी हो जाएंगे, ठीक है, भारत में मतलब कि ब्रिटिश शासन खत्म भी हो जाएगा, हम स्वतंत्र हो भी जाएंगे, तो नागरिक स्वतंत्रता इससे जो है वो सुनिश्चित हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक देश के तौर पे भले ही स्वतंत्र हो जाएंगे, पर एक नागरिक जो स्वतंत्रता होगी, जो सामाजिक स्वतंत्रता की बात होगी, ये तय हो जाए, ये स्पष्ट नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो उनके राष्ट्रवाद में ये चीजें दोनों बड़े स्पष्ट रूप से दिखते हैं। उनकी विचारधाराओं में भी आपको ये चीज बड़े स्पष्ट रूप से दिखते हैं। अम्बेडकर बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अगर देश, अगर हित, अगर मेरे हित, मेरे देश और मेरे समाज के बीच में अगर हितों की टकराहट होगी तो मैं अपने समाज की प्राथमिकता दूंगा, लेकिन अगर मेरे और मेरे देश के हितों के बीच में प्राथमिकता होगी तो मेरी प्राथमिकता मेरा देश होगा। ठीक है, और उन्होंने एकदम स्पष्ट रूप से उनकी जो है ये चीजें बहुत ही क्लियर आपको दिखेंगी। ठीक है ना, इंडियंस वो हमेशा कहते हैं कि मैं शुरुआत से लेकर अंत तक मैं भारतीय ही हूँ और मेरा यही क्या है, आइडेंटिटी है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आपको क्या होगी, देखने को मिलेगी। अगर आप समाजवाद की विचारधाराओं की बात करेंगे, ठीक है, तो अंबेडकर जो है वो साम्यवाद जो है वो विचारधाराओं से बिल्कुल भी जो है उनका वो समर्थन नहीं करते थे। वो मार्क्स को विचारधाराओं से बिल्कुल भी जो है उसके वो पक्षधर नहीं थे, ठीक है, बल्कि वो उसका विरोध करते थे। इसके अलावा आपको देखेगा वो पूंजीवाद को भी जो वो समर्थन नहीं करते थे। ठीक है, जबकि गांधी जी की विचारधाराओं में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा एक ट्रस्टशिप का सिद्धांत जो है आपको गांधी जी की जो है वो विचारधाराओं में दिखेगा। ट्रस्टशिप की सिद्धांत मतलब क्या, गांधी जी ये मानते थे कि ये जो पूंजीवाद वर्ग है, जो अमीर लोग हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गरीबों का क्या करेंगे, आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे। ठीक है, और इसी से क्या होगा कि जो है समाज का कल्याण होगा, आर्थिक समानताएं आएंगी। ठीक है, ये फिर वही चीज मैंने कहा ना कि गांधी जी के विचारों में आदर्शवादी विचारधारा हमें ज्यादा दिखती है कि अमीर लोग क्या होंगे, गरीब लोगों को क्या करेंगे, आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे, पैसा देंगे। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगी, आर्थिक समानताएं आ जाएंगी। जबकि व्यवहारिक स्तर पर ये चीजें जो है वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस तरह की चीजें जो है एक्सेप्टेबल शायद ना हो, है भी नहीं, दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे आपको क्या होगा
दिखेगा। नाउ अगर आप देखोगे अर्थव्यवस्था के रूप में, ठीक है, अब दिखता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि स्पष्ट रूप से कुछ लोग होते हैं जो सहयोग करते हैं, पर आर्थिक समानताओं की बात अगर हम करेंगे पूरे व्यापक रूप से देश में, तो इस तरह की चीजें जो है वो प्रभावी रूप से नहीं काम करती। ओके, नाउ अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो मैंने पहले ही कहा कि गांधी जी हमेशा से कहते थे कि स्वराज की बात करते हैं, वो कुटीर उद्योगों की बात करते हैं, लघु और कुटीर उद्योगों की बात करते हैं, वो स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, वो ये सारी चीजें जो है उनका मतलब जो है वो केंद्र में रहा है, ठीक है। जबकि अंबेडकर बिल्कुल इसके उलट थे। अंबेडकर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अंबेडकर का यह मानना था, अंबेडकर सिंपल सा कहते थे कि अंबेडकर कहते थे कि उद्योगों का संचालन जो होगा होना चाहिए और सरकार का इसमें हस्तक्षेप होना चाहिए, ठीक है। अर्थव्यवस्था के उसमें वो कहते थे कि उद्योगों के द्वारा जो है संचालित होना चाहिए और सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए। गांधी कहते हैं सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अंबेडकर उसके अंदर क्या कहते हैं, सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि सरकार जब हस्तक्षेप करेगी तभी क्या होगा, जो मजदूर वर्ग होंगे या जो उसमें जो काम करने वाले लोग होंगे उसके हितों का संरक्षण होगा, नहीं तो उनका भी क्या हो जाएगा, शोषण होने लगेगा। तो सरकार का हस्तक्षेप जो है यहाँ पे वो क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। और वो शहरीकरण पे बहुत विशेष बल देते हैं। अंबेडकर का यह मानना था कि जातीय व्यवस्था जो भी है, ठीक है, जो जातीय व्यवस्था है वो उसका केंद्र क्या है, उसका केंद्र गांव है, ठीक है। गांव में ये सारी विचारधाराएं जो है, देखिए दोनों के विचारों में बड़ा स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पे अंदर दिखेगा कि गांधी कहते हैं कि देश की आत्मा कहाँ बसती है, गांव में, ठीक है। अंबेडकर इस बात को एक बार बड़े आसान से कहते हैं कि ठीक आत्मा तो बसती है, पर उस आत्मा में क्या है, बहुत सारी चीजें क्या है, वो मतलब जो उसमें पैचेस हैं, डैक्स है क्या, तो उसमें क्या कि वो कहते हैं कि गांव में ये जो सारी जो जो सामाजिक विभाजन है, ये जो सामाजिक विभेद है, ये जो सामाजिक जो मतलब की जो कुरीतियां हैं, वो कहाँ है, वो गांव में ही तो है। और तो गांव के लोगों को हमें क्या करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। गांव में हमें शिक्षा ले जाना पड़ेगा, गांव में हमें जो है क्या करना पड़ेगा, गांव को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। मॉडर्नाइज इन सेंस दैट कि गांव से आपको क्या करना है, शहर की ओर आपको जो है करना, तो वो शहरीकरण पे जो है वो क्या करते हैं, बल देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे बड़े स्पष्ट रूप से दिखेगी। वही आधुनिकताकरण में आपको पहले से बताया कि गांधी जी जो है इसके बहुत ही विरोधी रहे हैं। गांधी जी बहुत आधुनिकतावाद के क्या रहे हैं, विरोध करते थे, वो इन सारी चीजों को नहीं ये करते थे, वो स्वराज या लघु कुटीर उद्योगों का समर्थन ज्यादा करते थे। जबकि अंबेडकर जो है वो पूरी तरह से जो वो मानते थे कि मशीनीकरण जो है वही जो है वो क्या होगा, राज्य की उन्नति के लिए क्या है, सबसे आवश्यक है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे गांधी और अंबेडकर के बीच में आपको स्पष्ट रूप से जो है देखने को मिलेगी, ये सारी असमानताएं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे दिखेगी। लेकिन अगर आप वैचारिक समानताओं की बात करें, ठीक है, देखिए गांधी और अंबेडकर इतिहास में एक बहुत ही बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, ठीक है ना। और इस पे एक दो धारा जो है बहुत स्पष्ट रूप से है, ठीक है। किन्हीं को ये लगता है कि बिल्कुल अंबेडकर सही नहीं थे, किन्हीं को लगता है बिल्कुल गांधी सही नहीं थे, ठीक है। तो हमारा विचार जो होता है अक्सर हाँ क्या होता है, हम एक तरफा हो जाते हैं। देखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन में या सॉरी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में या हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से होती है, क्या कि आप जब तैयारी कर रहे हैं ना, ठीक है, देखिए सामान्य तौर पे ये होता है कि 95% लोगों की विचारधाराएं कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से प्रभावित होती है। लेकिन आप जब आप सिविल सर्विसेज की इस जर्नी में आते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करनी है, आपको हर दृष्टिकोण से चीज़ों को पढ़ना और सबके विचारों का क्या करना है, सम्मान करना है, सभी विचारों को पढ़ना है, समझना है और उसे एनालिसिस करनी है, ठीक है। और तभी आप जो है एक बेहतर दृष्टिकोण आप जो है वहां पे क्या करेंगे, रख पाएंगे, देख पाएंगे, ठीक है। तो किसी एक विचारधारा से प्रभावित ना होकर हमें क्या करना है, सारी विचारधाराओं को पहले अच्छे से समझना है, देखना है कि क्योंकि अगर गांधी गांधी की बात करें तो वो उस समय के बहुत ही प्रमुख नेता में से एक थे। 90 20 से लेकर 30 के दौर में आपको मैंने उनके बाद 1970s के बाद तो गांधी युग की शुरुआत ही हो गई थी। तो गांधी तो सबसे प्रमुख नेता थे और अंबेडकर दलितों में सबसे प्रमुख नेता थे। और उन्हें सिर्फ दलितों का नेता नहीं करना चाहिए, वो अंबेडकर को आप रोल अगर देखोगे अंबेडकर का, तो 1920s के बाद में वो बहुत सारे कमिटीज़ में, गवर्नमेंटल कमिटीज़ में बैठते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म की बात करते हैं। आप गोलमेज सम्मेलन की उनकी डिबेट्स को देखोगे, वो सिर्फ दलितों से सेंट्रिक नहीं था, इवन दो कि वो पूरे राष्ट्र की बात करते हैं। उनकी विचारधाराएं, उनकी चीज़ें जो हैं वो बहुत अलग तरीके से दिखती है। आपको दिखेगा जब संविधान निर्माण की बात होगी तब आप उनकी डिबेट्स को देखिए, तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि अंबेडकर जो है वो सिर्फ इसी दायरों में नहीं है, हिंदू कोड बिल जैसी चीज़ों को ला के रखना। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको क्या करनी है, पहले अभी आपको अपनी समझ विकसित करनी है, फिर समय के साथ साथ क्या होगी, चीज़ें आपकी और ज़्यादा हो विकसित होगी। ओके, नाउ अगर हम वैचारिक समानताओं की बात करें तो देखिए जब अस्पृश्यता संबंधी बातों की बात होगी, निश्चित तौर पे गांधी जी शुरुआती दौर में इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। अंबेडकर तो कटाक्ष भी किया था एक बार, उन्होंने कहा था कि गांधी जो है वो आज तक, ठीक है,
वो आपने मेंशन करते हैं क्या कभी उन्होंने अछूतों के लिए ये किया, कभी उन्होंने जाति व्यवस्था के विरोध में ये चीज़ किया, ठीक है। तो इस तरह की जो है नोक-झोंक यहाँ पे मैंने जो चीज़ें हैं वो एक चीज़ें आपको देखने को मिलती ही रहती है इनके बीच में। खैर अस्पृश्यता संबंधी बातों को अगर आप देखोगे तो गांधी जी जो है इसके लिए भी जो है उन्होंने भी इसका प्रयास किया था। उन्होंने हरिजन सेवक संघ की जो है यहाँ पे स्थापना की थी और इस चीज़ को वो मेंशन आउट करते थे। कई सारे उन्होंने अपने जीवन में इस चीज़ को व्यावहारिक रूप से भी क्या किया, लागू किया, जहाँ पे वो इस चीज़ पे काम कर रहे थे। लेकिन अंबेडकर जो थे वो क्या थे, इस चीज़ को लेके बड़े ही स्पष्ट थे। उनके 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 जीवन के उद्देश्यों में से सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था, मैंने पहले ही कहा कि अगर मुझे प्राथमिकता देश और समाज के बीच में देनी होगी तो मेरी प्राथमिकता समाज होगी। तो इस बात से आपको बड़े स्पष्ट रूप से दिखेगा कि वो अपने समाज को लेके, इन चीज़ों को लेके बहुत ही स्पष्ट थे कि उन्हें हर हालत में ये जो सैकड़ों सालों से चलती आ रही जो कुरीति है, जो कुव्यवस्था है, उस व्यवस्थाओं में क्या है, उन्हें सुधार चाहिए ही था, किसी भी शर्त पे चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ही अमानवीय था वो, ठीक है। वो किसी भी शर्त पे जो है मानवता के मूल्यों पे जो है वो खड़ा नहीं है, ठीक है। तो वो उसके एकदम थे और वो बहुत ही उग्र थे इस चीज़ को लेके, बहुत कि हमें इसको खत्म करना ही है, वो इसका समाधान चाहते ही चाहते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जो यहाँ पर दिखेगी। अगर आप देखोगे कि डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है ना, भेदभाव का अगर अनुभव आप देखोगे तो गांधी भी रंगनीति के भेदभाव से प्रभावित रहे हैं, ठीक है। और अंबेडकर भी छुआछूत जैसी कुप्रथाओं का क्या रहा है, उनका भी अनुभव रहा है। लेकिन एक चीज आपको बड़ा स्पष्ट दिखेगा कि दोनों जो है वो साम्यवाद और पूंजीवाद का क्या करते थे, विरोध करते थे, ठीक है। दोनों जो है इस विचारधारा को क्या करते थे, नहीं मानते थे। वहीं अगर आप देखोगे तो दोनों की, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो गांधी जी और इसमें बड़ा स्पष्ट अंतर है कि गांधी जी स्वतंत्रता और समानता केंद्रित लोकतंत्र की प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा देश, ऐसा लोकतंत्र की बात करते हैं वो, ठीक है। और वहीं अंबेडकर यहाँ पे क्या करेंगे, वो समाज की बात करेंगे, ऐसे समाज की बात करेंगे जहाँ पे स्वतंत्रता और समानता केंद्रित समाज हो, उसको वो क्या करेंगे, प्राथमिकता देंगे, ठीक है। तो बड़ा स्पष्ट आपको ये चीज अब समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं जो है अंबेडकर क्या है, वो सोशल रिफॉर्म्स को लेकर, सोशल इक्वलिटी को लेकर बहुत ज्यादा क्या थे, एग्रेसिव थे। वो चाहते ही थे कि इस चीज पे क्या हो, परिवर्तन हो, ठीक है। और ये बात, और आज जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, वो चीजें जो देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं वो क्या है, अंबेडकर के प्रयासों का ही जो है वो क्या है, नतीजा है। ओके, नाउ ये जो चीजें आपको, उसके बाद अगर आप देखोगे तो गांधी जी की जो विचारधारा थी वो हिंदू धर्म में क्या थी, उनकी बड़ी घोर आस्था थी, ठीक है। गांधी जी जो है हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा जो है प्रभावित है। वो हमेशा राजनीति में धर्म और नैतिकता की बात करते थे, ठीक है। वो कहते थे कि राजनीति और राजनीति में धर्म की बात जो है गांधी जी का बड़ा स्पष्ट रूप से था। वो गीता को बहुत प्राथमिकता देते थे। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी उन्होंने रहा शुरुआती दौर में, तो वो उससे भी प्रभावित रहे। तो गांधी जी के विचारों में आपको जो है वो किसी भी चीज़ का, किसी भी सॉल्यूशन को वो क्या करते थे, वो सेंट्रिक बना लेते थे। किस चीज़ को लेके, वो धर्म के नैतिकता के बेसिस पे ही वो चीज़ों को सॉल्व आउट करते थे। जबकि अगर आप देखोगे अंबेडकर को, तो अंबेडकर जी जो है वो हमेशा क्या है, वो बुद्ध के विचारों और उनके आदर्शों को क्या कहते हैं, ज़्यादा फॉलो आउट करते हैं। वो मानवतावादी और विज्ञानवादी विचारधाराओं को क्या कहते हैं, ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जो यथार्थवादी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि दे आर द यंगर वन, और जो यंगर वन होंगे वो ज़्यादा क्या होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, वो ज़्यादा रियलिस्टिक होंगे, ठीक है। गांधी वॉज अ मोर आइडियलिस्टिक, लेकिन सुभाष हो, अंबेडकर हो, नेहरू हो, दे हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ द रियलिस्टिक आइडियोलॉजीज, ठीक है। तो उसको, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो ये सारी समानताएं आपको जो है अंबेडकर और इनके बीच में आपको क्या होंगी, देखने को मिलेगी गांधी जी के बारे में। नाउ अगर आप गांधी जी और नेहरू की बात करेंगे, ठीक है, तो गांधी और नेहरू आपको पता है कि एक बहुत ही प्रमुख, दोनों जो है वो बहुत ही प्रमुख चेहरा रहे हैं इस भारतीय इतिहास के, स्वतंत्रता आंदोलन के। तो गांधी जी जो है 69 में इनका जो है जन्म हुआ था, और नेहरू जी जो है वो 1889 में। नेहरू जी भी अपनी पढ़ाई पूरी करके जो है 1911 में भारत आ गए थे, और गांधी जी 1915 में आए, ठीक है। दोनों के एक्सपीरियंसेस अपने अलग अलग थे, ये दोनों चीज़ें जो है अपने साथ साथ थी। लेकिन इनकी जब मुलाकात हुई, ठीक है ना, जैसे फॉर्म ऑफ कांग्रेस, तो इनकी विचारधाराएं जो है वो क्या रही है, 1999 में जब रॉलेट एक्ट आया उसके बाद जो है ये क्या हुआ, इनसे वे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, ठीक। तो देखिए, नेहरू और गांधी के बीचों के अगर विचारधाराओं को देखेंगे तो गांधी जी से वो निश्चित तौर पे बहुत प्रभावित है। वो गांधी जी को अपने अभिभावक के रूप में देखते थे, ठीक है। लेकिन आइडियाज़ के रूप में गांधी जी, नेहरू जो थे वो ज़्यादा आधुनिकतावादी थे, वो ज़्यादा जो है वो मॉडर्न थे, वो चीज़ों को लेकर बहुत ही अलग तरीके से देखते थे। ना अगर आप देखोगे दोनों के बीच के असमानताओं को लेके, ठीक है, तो जब भी किसी समस्याओं का वैचारिक रूप में अगर आप देखोगे तो गांधी जी हमेशा कहते हैं कि वो धर्म और नैतिकता को जो है वो विशेष बल देते थे, ठीक है। मैंने पहले कहा कि वो धर्म और नैतिकता, मोरल्स वैल्यूज एंड रिलीजियंस वैल्यूज, इन सारी चीज़ों पे क्या होता है, ज़्यादा वो क्या करते थे, केंद्रित रहते थे। वो धर्म और राजनीति के बीच में क्या करते थे, संबंध बनाते थे, ठीक है। वो अंतर संबंधित करते थे। वो कहते थे कि राजनीति में धर्म होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ें जो है गांधी जी की प्रखर रही है। लेकिन
वहीं उसके उलट आपको जो दिखेगा वो आपको दिखेगा कि नेहरू जो है वो इन चीज़ों से नहीं थे। नेहरू किसी भी समस्या का समाधान जो है वो वैज्ञानिक आधार पर ज़्यादा करते थे और वो राजनीति को धर्म में कोई बहुत ज़्यादा विशेष महत्व नहीं देते थे। उनका मानना कुछ अलग ही वो, ठीक है, वो मॉडर्न रियलिस्टिक चीज़ें थे, ठीक है। हर चीज़ का वो सॉल्यूशन जो है वो क्या करते थे, वो मॉडर्न अप्रोचेस से जो है वो सॉल्व आउट करने की कोशिश करते थे। वहीं अगर आप देखोगे तो सामाजिक व्यवस्था में तो गांधी जो है वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन नेहरू भी जो है वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक नहीं थे। वो अस्पृश्यता और वर्ण व्यवस्था दोनों के क्या थे, विरोधी थे। उनको भी इस चीज में कोई जो है रुचि नहीं थी। ठीक। नाउ अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो सेम है कि हम लघु कुटीर उद्योगों की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये क्या करेंगे, भारी उद्योगों की बात करेंगे। नेहरू जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके बाद उनका जो शुरुआत का जो पहला पंचवर्षीय योजना था उसमें केंद्रित भी यही था कि हमें क्या करना है, भारी उद्योगों की स्थापना करनी है और हमें क्या करना है, मशीनीकरण के द्वारा ही जो है वो क्या करना है, सबका सब जो है वहाँ पे आपको क्या करना है, मतलब देश को अगर विकास करना है तो हमें आधुनिकीकरण की ओर ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और नेहरू जी की आपको इसमें सारी चीज़ें दिखेंगी, चाहे वो उद्योगों की स्थापना को लेके हो, ठीक है, चाहे आईआईटीज़ की बात हो, आईआईएम्स की बात हो, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं नेहरू जी का जो है उसमें आपको क्या होगा, दिखेगा, प्रभाव दिखेगा। नेहरू जी इसमें जो है प्रकट रूप से वो इस चीज़ का रहे, उनके प्रयासों से ही ये सारी चीज़ें जो है इस देश में हो पाई है, ठीक है, ठीक है। ओके अगर आप देखोगे यहाँ पे गांधी जी जो है तो वो गांधी जी हमेशा खादी अर्थव्यवस्था का बहुत ज़्यादा जो है वो कहते थे वो ग्रामीण ग्रामीण सोलर सिस्टम का क्या है, सूर्य है। गांधी जी जो है खादी को क्या कहते थे कि ये ग्रामीण सोलर सिस्टम का क्या है, सूर्य है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आप चाहें तो कहीं पे मेंशन भी कर सकते हैं। तो गांधी जी का ये मानना था, लेकिन नेहरू इस पर कोई बहुत ज़्यादा जो है विशेष आपको, मतलब कि खादी को लेके बहुत ज़्यादा ऐसा कोई विशेष चीज़ें नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। अगर आप देखोगे दोनों के वैचारिक समानताओं के रूप में तो निश्चित तौर पे दोनों पेशे से वकील थे, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा दोनों पेशे से वकील थे और स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण नायक थे। दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत लगाव था, दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान था, दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा राष्ट्र प्रेम था, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के काफी निकट भी थे। ओके इसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो गांधी जी के बाद नेहरू ही पूरे देश के क्या हुए, संपूर्ण जो है निर्विवाद नेता थे। गांधी जी के बाद अगर किसी की सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी रही है, किसी के सबसे ज़्यादा मास जो सपोर्ट रहा है वो किसका था, नेहरू जी का ही था। इसी तौर पर अगर आप देखोगे, ठीक है, और गांधी जी और नेहरू के विचारधाराओं में कोई बहुत ज़्यादा आपको अंतर नहीं दिखेगा, वो उसे एकदम स्पष्ट रूप से दिखते हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि 1917 से 1947 आपको क्या दिखता है, ये गांधी युग के रूप में दिखता है। उसी तरीके से 47 से लेके 64 तक टिल आपको जो है नेहरू युग के रूप में आपको जो है यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या हो जाएगी, दिखेगी। तो गांधी और नेहरू ये दोनों जो है उनके वैचारिक समानताएं भी रही हैं और अपने समय के ये दोनों क्या रहे हैं, प्रखर नेता भी रहे हैं। एक दूसरे के प्रति इनका सम्मान और लगाव भी उतना ही रहा है। एट द कंक्लूजन हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति की, मैंने पहले भी कहा कि वैचारिक असमानताएं, वैचारिक मतभेद, ठीक है, वो हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जो है एक तरफ चीज़ों को देखते रहें, ठीक है। गांधी और सुभाष जी के बीच में भले ही वैचारिक मतभेद रहे हों, ठीक है, कई सारे बिंदुओं पे थे उनके, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के बीच में क्या था, एक बड़ा ही स्पष्ट जो है वो ये था कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे, ठीक ना। एक ने एक दूसरे को राष्ट्रपिता कहा तो एक ने दूसरे को राष्ट्रभक्तों का भक्त कहा। दोनों के बीच में, दोनों के तरीकों में बिल्कुल अंतर था, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों की वैचारिक समानताएं जो हमें स्पष्ट रूप से दिखती है, ठीक है। जब हम गांधी और अंबेडकर की बात करेंगे तो दोनों की भूमिकाएं, ठीक है ना, इस राष्ट्र के निर्माण में क्या है, बहुत ही अहम है, ठीक है। एक व्यक्ति ने जिनकी विचारधाराएं आज भी पूरे 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 भारत इस वर्ष को, पूरे भारतवर्ष को ही नहीं पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है, तो वहीं पे अंबेडकर भी उतने ही अहम होते हैं। जहां पे उनके द्वारा इस देश का आयन, इस देश का संविधान लिखा गया, जो आज इस महान लोकतंत्र का केंद्र है। आज जिस बात को लेकर हम गर्व करते हैं कि हमारा ये देश, उस देश के केंद्र में, उस देश के संविधान में सबसे अहम योगदान अगर किसी का रहा है तो वो अंबेडकर का रहा है। उनकी विचारधाराएं, उनकी चीज़ें, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप आरबीआई की बात को लेकर करो या आप महिला उत्थान की बात को लेकर, हिंदू कोड बिल, ये सारी चीज़ें जो है वो अंबेडकर के जो है प्रयासों से ही रहा है। अंबेडकर निश्चित तौर पे इस राष्ट्र, इस देश के महान नेता के रूप में जो है वो हैं और वो हमेशा ध्यान में रखे जाएंगे, ठीक है। अगर अरुंधति रॉय की बात करें, अरुंधति रॉय बड़े स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि इफ गांधी वॉज अ संत देन अंबेडकर वॉज अ
डॉक्टर। अगर गांधी संत हैं तो अंबेडकर क्या है, डॉक्टर हैं। दोनों के जो है पास अपने अपने तरीके हैं, दोनों के अपनी चीजें हैं, पर समाधान इस देश के और मुख्य जगह की इस राष्ट्र निर्माण में दोनों के योगदान क्या है, वह अहम है। अगर गांधी और नेहरू की बात की जाए तो गांधी और नेहरू आपको पता ही है कि वो उसे अपने बाबा के रूप में मानते थे, ठीक है, और दोनों के बीच जो है वो क्या है, बहुत ही लगाव था, बहुत ही प्रेम था। बस थोड़ी सी राष्ट्र निर्माण की जब बात होगी कि किस तरह से राष्ट्र का हमको निर्माण करना है, तो नेहरू बहुत प्रैक्टिकल दिखते हैं। नेहरू हमेशा से आधुनिकता का समर्थन करते हैं, औद्योगिकरण का समर्थन करते हैं, ठीक है, और कई सारे स्तरों पे उनकी जो है अपनी विचारधारा रही है और वो उसमें बहुत सफल भी रहे हैं, ठीक है। शुरुआती दौर में नेहरू के सफल जो है नेतृत्व से ही जो है इस देश को आज जो हम जहाँ स्टैंड करते हैं उसमें उनका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। जब गांधी जी की मृत्यु होती है, गांधी जी तो नेहरू बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि आज हमारे जीवन का प्रकाश चला गया, ठीक है, बापू नहीं रहे। तो ये बात स्पष्ट है कि गांधी जी के लिए वो पिता तुल्य थे, वो समग्र थे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है मतलब उनके बीचों और उनके वैचारिक मतभेद कोई बहुत अधिक नहीं थे, पर निर्माण को लेकर थोड़े से मतभेद हमें देखने को मिलता है। एट द कंक्लूजन आपको सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से लिखना है और ये सारी चीज़ों को देखना है कि ये तीनों महानायक, ये जो आज हम चारों के बारे में बात कर रहे हैं, गांधी जो सबसे अभिभावक के रूप में हमें दिखते हैं, वो अम्बेडकर हों या नेहरू हों या फिर वो सुभाष चंद्र बोस हों, इन सभी की हमारे इस राष्ट्रीय आंदोलन में, हमारे इस देश के राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका रही है और हमें इस चीज़ को ये करना है। एट द कंक्लूजन आपको आंसर्स को इसी तरीके से रिप्रेजेंट करना है, सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए और इसको बहुत अच्छे तरीके से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ इफ यू लुक आउट द कंक्लूजन, यहाँ पे आपको पता है कि हमारी टेस्ट सीरीज जो है ऑलरेडी जो है चल रही है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें इनरोल करा सकते हैं एट द वेरी मिनिमम कॉस्ट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एट द स्क्रीन, ठीक है। सारे टेस्ट हैं इसमें टोटल कंप्लीट आपको जो है 20 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। इसके बाकी डिस्क्रिप्शंस आप हमारे वेबसाइट्स और हमारे एंड्रॉइड ऐप पे जो है वहाँ पे आप जो किडोज लर्निंग ऐप पे आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है वो सारी मिल जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या करना था। तो आज के इस सत्र में जो है हमारी जो मुख्य परीक्षा के अभ्यास का जो ये सत्र था, उसमें आज हमने गांधी, नेहरू और अंबेडकर, सुभाष, इनके विचारधाराओं के बारे में देखा, उनके बीच जो किस तरह के संबंध रहे हैं उनके बारे में देखा है, ठीक है। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए धन्यवाद।